हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की दो तकनीकों को, तुलनात्मक वित्तीय विवरण और समानाकार वित्तीय विवरण, की कैसे इनको बनाकर किसी भी कंपनी या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। उसी क्रम में आज हम रेशियो एनालिसिस टेक्निक में लिक्विडिटी रेशियोज को देखने जा रहे हैं कि कैसे लिक्विडिटी रेशियोज का मापन किया जाता है और इससे कैसे निर्वचन निकाला जा सकता है। रेशियो एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की। अनुपात विश्लेषण वास्तव में विवरणों की मदों एवं मदों के समूह में संबंध निर्धारण एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। तो ये जो संबंध निर्धारित किया जाता है रेशियो एनालिसिस में, अनुपात विश्लेषण में, वे दो प्रकार का हो सकता है: सहचार्य संबंध, एसोसिएटिव रिलेशनशिप, या कारण परिणाम संबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो रेशियो एनालिसिस में वास्तव में प्रबंधक वर्ग के लिए अनुपातों का प्रयोग उनके आधारभूत कार्यों, पूर्वानुमान, नियोजन, समन्वय, नियंत्रण एवं संवहन में सहायता पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीक है रेशियो एनालिसिस। इसके मार्फत से लेखांकन समंकों का सरलीकरण हो जाता है, तरलता की स्थिति ज्ञान हो जाती है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता का, परिचालन क्षमता का, लाभदायकता का, अंतरफर्म तुलना, प्रवृत्ति अध्ययन और अन्य प्रबंधकीय उपयोगों में इसका उपयोग किया जा सकता है। कार्य के आधार पर अनुपातों को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे तरलता अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, विनियोग विश्लेषण या बाजार अनुपात आदि। इस क्रम में आज हम तरलता अनुपात क्या होते हैं, इनकी गणना कैसे की जा सकती है और इनसे इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जा सकता है, निर्वचन कैसे किया जा सकता है, इस तथ्य को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में जब हम तरलता अनुपात की बात करते हैं तो यह अनुपात ये बतलाते हैं कि अल्पकाल में, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, एक व्यवसाय उसके उधारी को चुकाने में सक्षम है अथवा नहीं। इस प्रकार के अनुपातों में व्यवसाय के जो सप्लायर्स होते हैं मेनली, या जिन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए हुए हैं, या बैंक जिसने शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया हुआ है, उसको इस बात को जानने में रुचि होती है, दिलचस्पी होती है कि उसके भुगतान के लिए इस कंपनी के पास में आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो वास्तव में तरलता अनुपात एक किसी भी व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता को बताने वाले अनुपात होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो तीन प्रकार के होते हैं: चालू अनुपात, तरल अनुपात और पूर्ण तरल अनुपात। इसमें से हम पहले रेशियो की बात करें तो चालू अनुपात या करंट रेशियो, आप जैसा कि स्लाइड पे देख पा रहे हैं, करंट रेशियो इसका एक पर्यायवाची नाम भी है। वर्किंग कैपिटल रेशियो, कार्यशील पूंजी अनुपात, शुद्ध कार्यशील पूंजी अनुपात भी इसी को कहते हैं। इसकी गणना करने के लिए कुल चालू संपत्तियों में कुल चालू दायित्वों का भाग दिया जाता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या CA अपॉन CL। ये वास्तव में चालू संपत्तियों से अल्पकाल के दायित्वों के भुगतान क्षमता को मापने के लिए परिकलित किया जाता है। दिस इवेल्युएट्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस यूजिंग करंट एसेट्स। यहाँ पर सूत्र में जो प्रयुक्त करंट एसेट्स हैं उसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि करंट एसेट में कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैं याद दिला दूं आपको कि इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में ट्रेडेबल हैं, जिनको आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है, उनको हम, उन्हीं इन्वेस्टमेंट को मार्केटेबल सिक्योरिटी कहते हैं और ये कैश इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है करंट एसेट्स में। इसी प्रकार से बिल्स, रिसीवेबल्स, डेटर्स और दूसरी अन्य करंट
एसेट्स लाइक लूज एंड टूल्स, ये एक ग्रुप ऑफ एसेट्स है करंट एसेट्स में। और इसी प्रकार से अंत में आप देख पा रहे हैं इसमें इन्वेंट्री या स्टॉक या प्री पेमेंट्स, जिसको कि हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कहते हैं, ये तीसरा समूह है चालू संपत्तियों में। तो इसको सामूहिक रूप से इसलिए प्रकट करने का प्रयास यहाँ पर किया गया, आप देख रहे हैं ब्राउन कलर्स में, ब्लू कलर्स में और लाइट ग्रीन कलर में, ताकि कि आगे जब हम क्विक रेशो या सुपर क्विक रेशो की कैलकुलेशन करें तो उसके ऊपर इन संपत्तियों का कैसे प्रभाव आता है हम ये देखें। इसी प्रकार से चालू दायित्वों में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, ऑल टाइप ऑफ प्रोविजंस लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, और लास्ट में आप देख पा रहे हैं अलग से लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो ये लिक्विडिटी ऑर्डर है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान सबसे अंत में किया जा सकेगा। तो चालू दायित्वों में सबसे स्थायी दायित्व बैंक ओवरड्राफ्ट है। जब हम करंट रेशो की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म में, अल्पकाल में ये सप्लायर्स को उनकी उधारी चुकाने के लिए सक्षम है अथवा नहीं, या बैंक को उनके शॉर्ट टर्म लोन्स को चुकाने के लिए सक्षम है अथवा नहीं, अगर किसी इंडस्ट्री जिससे कि जुड़े हुए हैं, व्यवसाय जुड़ा हुआ है, अगर उसका प्रमाण आपको उपलब्ध है तो तुलना उससे की जाएगी। अन्यथा सामान्यतः माना जाता है कि चालू अनुपात के लिए अनुपात 2:1 होना चाहिए, स्टैंडर्ड 2:1, यानी कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की तुलना में 2 गुनी होनी चाहिए। ये इस बात को बतलाता है कि अगर चालू संपत्तियों में के मूल्यों में 50% गिरावट भी हो जाए तो भी अल्पकाल में जो चालू दायित्व हैं उनका भुगतान इस व्यवसाय के द्वारा किया जा सकता है। तो इस अगर आपने को किसी इंडस्ट्री जिससे कि ये व्यवसाय जुड़ा हुआ है, अगर उसके स्टैंडर्ड अगर अपने को उसका अनुपात मिला हुआ है, ज्ञात है, तो हम ये तुलना उससे करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर किसी कंपनी का अनुपात इससे ज़्यादा आ जाए, स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ जाए, या तुलनात्मक रूप से उस उद्योग से ज़्यादा आ जाए, तो ऊंचा चालू अनुपात लेनदारों की दृष्टि से अच्छा है, किंतु आवश्यकता से अधिक ऊंचा चालू अनुपात व्यवसाय प्रबंध की दृष्टि से अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार ऐसी स्थिति में व्यवसाय का अत्यधिक धन अनुत्पादक यानी स्कंद के रूप में बेकार पड़ा रहता है, जिस पर कोई आय नहीं होती। ये कमजोर विनियोग नीति का प्रतीक माना जाता है। धीमी संग्रहण नीति के कारण देनदारों से वसूली कम होती है। तो ऊंचा अनुपात यद्यपि लेनदारों के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन प्रबंध के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से अगर यह अनुपात तुलनात्मक रूप से कम आ जाए, निम्न चालू अनुपात हो, तो ये व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की कमी का द्योतक होता है। इससे जान पड़ता है कि व्यवसाय अपनी संसाधनों की सीमा से बाहर व्यापार कर रही है और संस्था के बाद दायित्वों का तुरंत भुगतान करने के लिए पर्याप्त रोकड़ नहीं है। लिक्विडिटी रेशियोज में दूसरा अनुपात ये आपके सामने है कि त्वरित अनुपात या एसिड टेस्ट रेशियो, इसी को हम क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। इसकी गणना के लिए सूत्र आपके सामने है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यानी कि त्वरित संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग दे दिया जाए तो एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो ज्ञात हो जाता है। और त्वरित अनुपात की गणना अल्पकालिक के दायित्वों के भुगतान क्षमता को तरल संपत्तियों से भुगतान किया जा सकता है अथवा नहीं, इसका मापन करने के लिए किया जाता है। अर्थात कि इट मेजर्स the ability of a company to pay short-term obligations using the more liquid types of current assets, say quick assets। नीचे आप देख रहे हैं क्विक एसेट्स का मतलब यहाँ पर बैंक, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल्स और डेटर्स को शामिल किया जाता है। अर्थात ध्यान से देखें तो करंट एसेट्स में जो लास्ट में 2 एसेट्स आपने देखी थी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनको छोड़ दिया जाता है। यानी कि क्विक एसेट्स की गणना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दें तो क्विक एसेट्स आ जाएगी। दूसरा, इसी में करंट लायबिलिटी, ये वही है जो कि आपने पहले पिछले स्लाइड पर देखी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट। सामान्यतः इसी सूत्र का प्रयोग किया जाता है एसिड टेस्ट रेशियो की कैलकुलेशन के लिए, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लेकिन कभी प्रश्न में स्पेसिफिकली दिया हुआ हो तो हम क्विक एसेट्स में क्विक लायबिलिटीज का भाग देकर भी इस रेशियो की गणना कर सकते हैं। तरल संपत्तियों में तरल दायित्वों का भाग देकर इसकी गणना की जा सकती है स्पेसिफिक कंडीशंस पर।
यहाँ पर अगर हम क्विक लायबिलिटी को ज्ञात करना चाहें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड को जोड़ लेंगे, अर्थात कि करंट लायबिलिटी में से हम बैंक ओवरड्राफ्ट को घटा देंगे तो क्विक लायबिलिटी आ जाएगी। इस प्रकार से जो तरल संपत्तियां हैं, क्या उनसे अल्पकाल के दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है, ये स्थिति को बताने के लिए इस अनुपात की गणना की जाती है। तरलता अनुपात कंपनी की कार्यशील पूंजी की अप्रत्याशित मांग को पूरा करने की क्षमता का सूचक भी है। चालू अनुपात की तुलना में ऊंचा तरल अनुपात न्यून स्कंद और नीचा तरल अनुपात अधिक स्कंद की मात्रा को बताएगा। इसका प्रमाप जो है वो 1:1 है, जबकि चालू अनुपात का जो प्रमाप था वो 2:1 था। इसका मतलब चालू अनुपात में चालू संपत्तियां दोगुनी होती थी और यहाँ पर जो तरल संपत्तियां हैं वो 1 गुना या बराबर है करंट लायबिलिटीज के। और चालू संपत्तियों से क्विक एसेट्स पर आने के लिए हमने जो चीज छोड़ी है वो मेनली स्टॉक है, अर्थात कि स्टॉक क्विक लायबिलिटी के स्टॉक कर जो है वो करंट लायबिलिटी के इक्विवेलेंट होता है। अगर चालू अनुपात की तुलना में ऊंचा तरल अनुपात है तो यह न्यून स्कंद को बता पा रहा है, और नीचा तरल अनुपात है यानी कि कम है तो यह अधिक स्कंद की मात्रा को बताएगा, क्योंकि घटने वाला जो अमाउंट है उस अनुपात और इस अनुपात में वो घटने वाली जो करंट एसेट्स है वो केवल स्टॉक है। तो स्टॉक का प्रभाव मेजर इन दोनों के बीच में तुलना करके भी किया जा सकता है, और एक इस कंपनी की दूसरी कंपनी से या दूसरे उद्योग से तुलना करनी हो तो इसके लिए प्रमाप है 1:1, 1:1। तरलता अनुपात का तीसरा अनुपात है पूर्ण तरल अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इसी का दूसरा नाम सुपर क्विक रेशो या एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो या कैश रेशो भी है। इसकी गणना हम कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज के योग में चालू दायित्वों यानी करंट लायबिलिटीज का भाग देकर कर सकते हैं। यह रेशो यह बतलाता है कि नकद या नकद तुल्य संपत्तियों से अल्पकाल के दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है अथवा नहीं। इसके लिए ये रेशो कैश इक्विवेलेंट्स को यूज कर रहा है। इसका मतलब कि तुरंत भुगतान की स्थिति, चालू दायित्वों के तुरंत भुगतान की स्थिति को बताने वाला अनुपात यह है। इसका जो प्रमाप है वो 0.5:1 है, यानी कि अगर हमें तुलना करनी हो इसके कि ये रेशो कितना होना चाहिए तो ये 0.5:1 होना चाहिए। जैसा कि पहले मैं बोल चुका हूं कि अगर हमें इसी कंपनी के उद्योग या अन्य कंपनियों के अनुपात उपलब्ध है तो हम तुलना उस अनुपात से करेंगे। ये जो अनुपात है ये संस्था की तीव्र तरल स्थिति की अत्यंत सूक्ष्म जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी वो सारी की सारी हैं जो कि आपने पहले देखी हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट आदि। ये रेशियो है, दिस मेजर्स द एबिलिटी ऑफ अ कंपनी टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज यूजिंग कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यहाँ मार्केटेबल सिक्योरिटीज से आशय उन विनियोगों से है जो तुरंत आसानी से बाजार में बेचकर नकद में तब्दील कन्वर्ट किए जा सकते हों। जब हम इन लिक्विडिटी रेशियोज के आधार पर कोई निर्वचन देने जा रहे हैं या कंपनी की स्थिति की तुलना करने जा रहे हैं तो दो बातें हैं कि एक, इस कंपनी की लिक्विडिटी की पोजीशन की तुलना उसी उद्योग से की जा रही है और अन्य कंपनियां जो इसी उद्योग में शामिल हैं उनसे की जा रही है, तो उनके स्टैंडर्ड, उनके रेशो से इस कंपनी के रेशोज की तुलना की जानी चाहिए। पर अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो आप तीसरे कॉलम में देख रहे हैं स्टैंडर्ड रेशो, जैसे करंट रेशो के लिए 2:1, एसेट टेस्ट रेशो के लिए 1:1, कैश रेशो के लिए 0.5:1 होता है। सामान्य अगर हम निर्वचन की बात करें तो रेशो जितने अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे, लिक्विडिटी की पोजीशन इस कंपनी की उतनी ही अच्छी कहलाएगी।
लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं कि लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी कहलाएगी, ये केवल भुगतान क्षमता के संदर्भ में है कि अल्पकालीन दायित्वों का चुकारा इसके द्वारा किया जा सकता है, सप्लायर्स को उनका भुगतान समय पे मिल सकता है अगर ये रेशो स्टैंडर्ड से ऊंचा है तो इस कंपनी की वित्तीय स्थिति अल्पकालीन भुगतान के दृष्टिकोण से अच्छी है। परंतु ठीक विपरीत हम बात करें कि अगर प्रबंधकीय क्षमता की बात करें तो ये जरूरत से ज़्यादा ऊंचा होना, चालू अनुपात का जरूरत से ज़्यादा ऊंचा होना या एसिड टेस्ट रेशो का इस रेशो प्रमाप से ज़्यादा ऊंचा होना या कैश रेशो का भी ज़्यादा अच्छा होना प्रबंध के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अधिक धन स्कंद के रूप में पड़ा हुआ है। इसको मैं अभी वापस से थोड़ी देर में और एक्सप्लेन करता हूँ। कमजोर विनियोग नीति का परिचालन है, इसका मतलब धीमी संग्रहण नीति वगैरह है। और अगर ये बहुत कम है तो वैसे भी हम कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पोजीशन तो अच्छी नहीं है, साथ में कंपनी की कार्यशील पूंजी की भी कमी है ऐसा ज्ञात पड़ता है। वो अपनी सीमाओं से अधिक संसाधनों से अधिक सीमा से बाहर जाके व्यापार कर रही है ऐसा जान पड़ता है। तुरंत भुगतान के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है ऐसा जान पड़ता है। तो अंतर कंपनी तुलना के लिए इन प्रमापों का उपयोग किया जा सकता है, पर अगर इसी कंपनी में क्या स्थिति है अगर अपन सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखें तो आप दूसरे कॉलम में यहाँ पे फार्मूले वाले कॉलम में देख रहे हैं कि जो ऊपर जिसमें भाग दिया जा रहा है वो करंट एसेट्स है। एसिड टेस्ट रेशो में आप देख रहे हैं कि क्विक एसेट्स में भाग दिया जा रहा है, और करंट रेशो के बाद में एसिड टेस्ट रेशो के बाद में कैश रेशो, जिसमें कि ऊपर कैश इक्विवेलेंट लिखा हुआ है आप पढ़ पा रहे हैं। तो करंट रेशो से पहले रेशो में करंट रेशो एसेट्स जो यूज की गई हैं, दूसरे रेशो में वहीं पर क्विक एसेट्स यूज की गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट रेशो से एसिड टेस्ट रेशो में आने के लिए हमें करंट एसेट्स में से लास्ट टू एसेट्स मेनली स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो वो भी मेनली स्टॉक को छोड़ दिया जाता है। तो मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो अंतर है वो स्टॉक के बराबर है, जबकि रेशो वाइज अगर हम देखें तो वो पहले 2:1 था, यानी कि करंट एसेट्स 2 टाइम्स थी और क्विक एसेट्स 1 टाइम्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो अंतर हुआ 2 से 1 हो गया, ये 1 की जो कमी हुई है ये स्टॉक के घटाने के कारण हुई है, यानी कि स्टॉक का प्रोपोर्शन करंट लायबिलिटी की तुलना में 1 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर करंट एसेट्स 2 से कहीं ज्यादा है इसका मतलब ये माना जा सकता है कि स्टॉक में ज्यादा विनियोजन किया गया है। मैं एग्जांपल के तौर पे मान लूं कि करंट रेशियो 2.5 आया है हमारे कंप्यूटेशन में, तो ये दिस इज 2.5:1, और जब हम एसिड टेस्ट रेशियो कर रहे हैं कंप्यूट तो वो केवल 1:1 ही आता है। इसका मतलब हुआ वो 2.5 से 1 रह गया, यानी कि 1.5 की कमी को बताता है कि 1.5 की मात्रा के बराबर, करंट लायबिलिटी के 1.5 गुना के बराबर इस व्यवसाय में स्कंद में विनियोजन है, स्टॉक में विनियोजन है, जो कि अच्छी स्थिति नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से क्विक एसेट से कैश इक्विवेलेंट में आते हैं तो डेटर्स और बीआर को हम इधर कम करते हैं और वो किसके इक्विवेलेंट माना गया है 0.5 के, 1 से ये हो गया 0.5, यानी चालू संपत्तियों के आधे के बराबर ही होने चाहिए डेटर्स एंड बीआर्स। अगर यही अनुपात, मैं वापस से एक एग्जांपल फिक्टिशियस लेता हूं कि क्विक एसेट्स एसिड टेस्ट रेशो आता है 1.5 और कैश रेशो आता है 0.5। इसका मतलब जो ये डिफरेंस है 1.5 और 0.5 यानी 1 का, तो ये जो 1 है वो इक्विवेलेंट है किसके, डेटर्स एंड बीआर्स के। तो ये अच्छी स्थिति नहीं है क्योंकि जो होना चाहिए था आधा वो बराबर है करंट लायबिलिटी के, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। कंपनी का विनियोजन डेटर्स में ज्यादा है, यानी कि उधार के कलेक्शन की जो नीति है वो ठीक नहीं है। इस प्रकार से प्रॉब्लम को लोकेट करके उसका फिर विस्तृत विश्लेषण करके फिर संबंधित निर्णय लिए जाने चाहिए। थैंक यू।